जब दो रसायन मिलते हैं तो नई दुनिया का निर्माण होता है। और इस दुनिया को समझने के लिए आपको कक्षा 10 की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको समझना होगा। अगर आपने इस पाठ को समझ लिया तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इन नोट्सों को पढ़िए और अच्छा स्कोर करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब पढ़ेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, वो मिलकर एक अलग गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। जैसे कि कोई तत्व है, उसका गुण धर्म अलग है और दो तत्व मिलकर एक अलग ही गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर देंगे, तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा। उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ लेते हैं। उदाहरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। ये दोनों मिलेंगे, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, मिलकर जल एक लिक्विड द्रव है, इसका निर्माण करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनके भौतिक गुण धर्म अलग है। इसलिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक अलग ही गुण धर्म वाले पदार्थ जल का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, एक नोट यहाँ पर जो इस पाठ का बहुत ही विशेष नोट है और इसके बारे में परीक्षा में अक्सर पूछा भी जाता है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर वो संपन्न हो चुकी है तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो चुकी है मान लीजिए, और पूरा पदार्थ उत्पाद में बदल चुका है, तो उत्पाद में बदले हुए पदार्थ को हम वापस अभिकारक में नहीं बदल सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हम उस पदार्थ को वापस अभिकारक में नहीं बदल सकते हैं। उसके गुण धर्म फिर अलग ही हो जाएंगे, उन गुण धर्मों से कुछ भिन्न हो जाएंगे। उनके रासायनिक गुणों में, रासायनिक तत्वों में ऐसा परिवर्तन होगा कि वे अभिकारक से बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे, अपने गुण धर्म अलग ही बना लेंगे। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो हो या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक, इसमें उत्पाद एक भी बन सकता है या एक से अधिक भी बन सकते हैं। एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसमें नए गुण धर्म, इसका मतलब है कि अभिकारक दो या दो से अधिक होंगे, लेकिन जो उत्पाद में बनेगा उनके गुण धर्म अभिकारक से पूरी तरह भिन्न होंगे। मतलब कि कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उस पदार्थ के गुण धर्म और जो उत्पाद बनेगा उस अभिक्रिया से उसके गुण धर्म, दोनों के गुण धर्म बिल्कुल विपरीत होंगे, अलग अलग होंगे। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, इनके गुण धर्म अलग होते हैं, और जो उत्पाद जल बना है इसके गुण धर्म अलग होते हैं। ये एक लिक्विड होता है। और नोट देख लेते हैं फिर से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है तो फिर उसके जो उत्पाद है उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन होने के बाद जो उसके भौतिक गुण बन जाएंगे, उन गुण धर्मों को बिल्कुल भी वापस कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया में शामिल परिवर्तन के प्रकार। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद किस किस प्रकार के उत्पाद में परिवर्तन आ सकते हैं, उत्पाद में क्या फर्क पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद। तो पहला देखते हैं हम, अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो भौतिक अवस्था है उसमें पहला परिवर्तन है अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। पदार्थ ठोस है, वो लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरा है रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो पदार्थ है उसका रंग परिवर्तित हो सकता है। हरा है तो नीला हो सकता है, नीला है तो लाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। अगला है तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो उत्पाद हमें मिलेगा उस उत्पाद के तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। गैस का उत्सर्जन,
गैस रिलीज भी हो सकती है या फिर कोई अन्य प्रकार की गैस भी बन सकती है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो उत्पाद बनेगा उसमें गैस का उत्सर्जन होगा। तो अब देखते हैं कि ये अवस्थाएं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी कैसे, किन विधियों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसमें पहला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। दूसरा है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की जाती है। और तीसरा है आसवन। आसवन विधि होती है और एक होती है प्रभाजी आसवन। इन दोनों विधियों के द्वारा भी रासायनिक परिवर्तन या हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया भी कराई जाती है। और चौथा है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, डेली रूटीन, उसमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखते हैं, देखने को मिलती हैं। देखिए, तो पहला है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन ये एक रासायनिक अभिक्रिया में आता है, क्योंकि एक बार भोजन का पाचन हो जाता है तो उसके बाद में वापस उसे भोजन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया में आता है। अगला है श्वसन। श्वसन, हम O2 का श्वसन करते हैं। श्वसन करने के बाद में O2 है वो अन्य हमारे शरीर में जाने के बाद में कुछ अन्य गैसों में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जैसे नाइट्रोजन आदि अन्य बहुत सारी गैसें हैं जिनमें कन्वर्ट हो जाती है। फिर से इसे O2 गैस में नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसे भी हमने रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में रखा है। अगला है लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना, तो आपने देखा होगा लोहे पर जंग लगते हुए, तो जैसे हमारे घरों में लोहे के कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कि लोहा होता है, उसमें हम बारिश के दिनों में देखते हैं कि एक भूरी भूरी परत आ जाती है। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो भूरी परत बढ़ती चली जाती है और एक दिन वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल जैसे पूरे लोहे को ही वह परत धीरे धीरे गला देती है। नमी और आर्द्रता के संपर्क में आने के बाद में लोहा पूरी तरह नष्ट होने लगता है, लोहे का संक्षारण होने लगता है। ये संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला है हमारा दही का बनना। दही भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जैसे कि दूध होता है, दूध में हम रात को जावन दे देते हैं, जावन देने के बाद में जब सुबह दूध को देखते हैं तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम दूध में जावन डालते हैं तो जावन के साथ उसमें एक जीवाणु चला जाता है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है जो रात रात में इतनी वृद्धि करता है कि पूरे दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जैसे ही दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा तो उसके गुण धर्म बिल्कुल अलग हो जाएंगे और वापस हम दूध जो दही है उसको दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी परिभाषा भी हमने यही पढ़ी थी। किसी पदार्थ के गुण धर्म होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में उसके गुण धर्म बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अभिकारक के गुण धर्म बिल्कुल उत्पाद में बदलने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अगला टॉपिक है हम अभिकारक। देखेंगे कि अभिकारक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। जैसे कि हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, तो रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए कुछ पदार्थ होंगे जिन्हें लेना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए। तो जो पदार्थ लेंगे उन्हें ही हम अभिकारक कहते हैं। और अगला है हमारा उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए अभिकारक ले लिया, पदार्थ ले लिए जिन्हें तो अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ हैं उनकी रासायनिक क्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को ही हम उत्पाद कहते हैं। और उदाहरण के द्वारा इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए, उदाहरण है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों हैं ये होंगे अभिकारक, क्योंकि इनके मिलने से ही जो पदार्थ बन रहा है, इन दोनों पदार्थों के मिलने से एक पदार्थ ये जल का निर्माण हो रहा है। दोनों पदार्थ मिलकर जल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अभिकारक हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होंगे और जो उत्पाद होगा वो जल होगा। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण।
रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है, रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो भी पदार्थ होंगे उन पदार्थों को एक समीकरण के द्वारा बताया जाएगा कि अभिकारक ये हैं इसमें, और अभिक्रिया होकर ये उत्पाद में बदल गए तो ये उत्पाद भी ये है, इस प्रकार बताया जाता है। तो ऐसे बताने के लिए अभिकारक का अधिकतर नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनके सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई पदार्थ है तो उसका सूत्र लिख के अभिक्रिया को पूरा किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक सूत्र, जो भी पदार्थ होगा रासायनिक अभिक्रिया जिस पदार्थ ने की है उस पदार्थ का प्रतीक चिन्ह या फिर सूत्र को इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं हम, उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन है, उस रिबन को वायु का मतलब ऑक्सीजन, आपको ये तो पता ही होगा कि जलने के लिए उत्तरदायी गैस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना कोई वस्तु जल ही नहीं सकती। मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर अभिकारक क्या है। अभिकारक है यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन और वायु का मतलब ऑक्सीजन। तो लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ये और ये दोनों हैं अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ये पदार्थ बन रहा है वो है उत्पाद। तो वैसे हमने नाम से तो देख लिया, लेकिन हम इसे रासायनिक सूत्र के द्वारा, रासायनिक समीकरण को रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। और अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों जो भी अभिकारक है वो जुड़ते हैं। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है O2। दोनों की अभिक्रिया से अभिक्रिया, अब कैसे पता चलेगा अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए क्या है, एक तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे कि ये तीर का निशान इधर की तरफ है तो अभिक्रिया इधर से इधर की तरफ संपन्न होते हुए, इसका मतलब अभिक्रिया है वो इधर से इधर की तरफ जाते हुए संपन्न हो रही है। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो इतना तो समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन और वायु जो है अभिकारक है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो है उत्पाद। अगला टॉपिक है हमारा पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं। तो पदार्थों की भी कुछ भौतिक अवस्थाएं होती है, उनमें ये 4 अवस्थाएं मुख्य है। पहली है सॉलिड। सॉलिड का अर्थ होता है ठोस, सॉलिड को हिंदी में कहते हैं ठोस। लिख देता हूं मैं। दूसरी है लिक्विड। लिक्विड को हिंदी में कहते हैं द्रव। और चौथी है एक्वास, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं जलीय द्रव। जैसे उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ लेते हैं इसको। देखिए मैग्नीशियम एक ठोस धातु होती है, इसलिए हम पूरा सॉलिड नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में चलने के लिए हम एस को ही लेंगे। तो यहाँ पर जी के नीचे की तरफ थोड़ा ब्रैकेट में हम एस लिखेंगे। एस का मतलब होता है, ऐसे ही आपको रासायनिक समीकरणों में देखने को मिलेगा। अगर एस होगा तो समझ जाएगा वो जो पदार्थ है वो ठोस है, अगर एल होगा तो उसका मतलब द्रव है, अगर जी होगा तो उसका मतलब गैस है, और AQ होगा तो उसका मतलब वो जलीय रूप में द्रव्य है। और O2 सब जानते हैं गैस होती है, तो हम जी लिखेंगे।
और MgO भी एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए हम यहाँ पे S लिखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे कि रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना है। संतुलित करना क्यों आवश्यक है? एक ही कारण है इसका, परमाणु, क्योंकि न तो परमाणु बनते हैं और न ही टूटते हैं, वो अभिक्रिया में समान रहते हैं। जैसे कि ये Fe+S2 है और इन दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तो परमाणुओं की संख्या समान करने के लिए ही समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो समीकरण को संतुलित करने से पहले कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो विशेष ध्यान रखनी है हमको। सबसे पहले अगर हम समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण को, तो सबसे पहले एक काम करना है हमको, सभी जो भी तत्व हैं उनके आगे ब्रैकेट लगा देना है। लगा दिया। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समीकरण संतुलित हो ही नहीं, फिर भी हमें इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और आगे क्या करना है, दूसरा स्टेप बताता हूं मैं आपको। एक तरफ एक सारणी बनानी है। देखिए तत्व कौन कौन से हैं। तत्व है एक तो Fe, लिख लेते हैं। दूसरा तत्व है हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H लिख लेते हैं। और तीसरा तत्व है हमारा ऑक्सीजन, तो O लिख लेते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे हम अभिकारक और एक तरफ लिखेंगे उत्पाद। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों है हमारे अभिकारक और ये दोनों है उत्पाद। देखिए अभिकारक, अभिकारक में Fe मतलब होता है लोहा। लोहा कितना है? सिर्फ एक, तो एक लिख देते हैं। अगला देखिए H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभिकारक में कितनी है? दो लिख देते हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है? एक, अभिकारक में एक, तो एक लिख देते हैं। और अब देखते हैं उत्पाद की तरफ, तो उत्पाद में Fe कितने हैं? 3, तो 3 लिख देते हैं। ये है समान, इन्हें तो छेड़ना ही नहीं है। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इनको समान करना है हमें। ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, तो क्या करें हम ऑक्सीजन को 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अभिकारक और उत्पाद में समान हो गए, तो 2 ऑक्सीजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन मैंने बता दिया आपको, यहाँ कभी नहीं लिखना है, लिखना है यहाँ लिखना है। लिख दिया। तो देखिए हो गए समान, हो गई, तो देख लिया। इसी के साथ में एक और देख लेते हैं इनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी। Fe का मतलब आप सब जानते हो, लोहा होता है, और लोहा एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए यहाँ पर S। और H2 एक द्रव होता है, जल, इसलिए L। Fe3O4 ये भी एक सॉलिड पदार्थ होता है, इसलिए S। और H2 एक गैस होती है, तो यहाँ पर G। मैग्नीशियम एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए S। O2 एक गैस होती है, इसलिए G। और MgO भी एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए यहाँ पर S, सॉलिड। फिर आगे अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित की थी हमने, तो फिर ये भी देख लेते हैं कि क्या आवश्यकता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। बिना समीकरण को संतुलित किए नहीं रख सकते क्या हम? अगर संतुलित नहीं करेंगे समीकरण को, तो क्या समीकरण गलत होगी या सही होगी, इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं क्या। तो कुछ नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसमें पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नाम से ही पता लग रहा है, द्रव्यमान होता है किसी भी पदार्थ, उसका भार, और संरक्षण का मतलब संरक्षित रहना, मतलब पदार्थ के भार का संरक्षित रहना इस नियम का मतलब है। तो देख लेते हैं परिभाषा। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। कहने का मतलब है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो स्टार्ट होगी और स्टार्ट होने के बाद पूरी संपन्न हो जाएगी, तब तक उसमें न तो द्रव्यमान बढ़ेगा और न ही द्रव्यमान घटेगा। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों में
द्रव्यमान समान रहेगा। द्रव्यमान होता क्या है? द्रव्यमान होता है परमाणु। इस बात है जो ये डेफिनेशन है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए निष्कर्ष देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पहले क्या होता है? अभिकारक, एवं उसके बाद होता है उत्पाद। अभिकारक संपन्न होने के बाद उत्पाद ही होता है। उत्पाद प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान रहती है। उत्पाद में और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या समान रहती है या बराबर रहती है। कहने का मतलब है कि अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें न तो परमाणु बनते हैं और न ही परमाणु का विनाश होता है, न ही परमाणु टूटते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद में दोनों में परमाणु समान ही होने चाहिए, इसलिए समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित करने का अर्थ होता है कि समीकरण में परमाणु समान है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन परमाणु को हम समान करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें देखते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन से प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या होता है, वो सब कुछ देखते हैं। इसमें पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है, संयोजन का अर्थ आप सब जानते हैं, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। तो इसमें अभिक्रियाएं क्या होंगी? अभिकारक होंगे, वो जुड़ेंगे। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक होंगे, वो जुड़कर एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल का मतलब होता है एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे इसे हम लिख सकते हैं ए बी की फॉर्म में। जैसे ए और बी दोनों मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण कर रही हैं। जैसे ये ए और बी क्या है? अभिकारक। देता हूं मैं। और यहां पर सी क्या है? उत्पाद। ए और बी दोनों मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण कर रही हैं। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, और जुड़ने से हम समझ सकते हैं कि दोनों अभिकारक जुड़कर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए कोयले का दहन, कोयले में कार्बन होता है, ये सब जानते हैं। और कार्बन तो इसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। देखिए C+O2। सी का अर्थ होता है कार्बन और O2 का अर्थ होता है O2 ऑक्सीजन गैस है वो, और CO2। तो दोनों अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद CO2 गैस का निर्माण कर रहे हैं। अगला है जल का निर्माण। H2 मतलब हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन मिलकर एक ही उत्पाद जल का निर्माण कर रहे हैं। ये दोनों अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब यह अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया है। इसमें हम साथ साथ देख लेते हैं। इसमें हम भौतिक अवस्थाओं को भी लिख लेते हैं। जो भी अभिक्रिया होगी उसमें हम भौतिक अवस्थाओं को भी इंक्लूड करते जाएंगे, तभी हमारी जो रासायनिक समीकरण होगी वो पूरी तरह सही होगी। अगर हम उसमें कुछ भी छोड़ देंगे तो हो सकता है एग्जामिनर उसको गलत कर दे, इसलिए हम सब कुछ सटीक लेते हुए चलेंगे। देखिए भौतिक अवस्थाएं लगाते हैं, इसमें मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर आपको पता नहीं है तो देख लीजिए हमारे चैनल पर आकर। देखिए कोयले का दहन, कोयला कार्बन जल के जलने से कोयला बनता है। कार्बन एक सॉलिड पदार्थ होता है, तो सॉलिड अर्थात ठोस को हम एस से लिखते हैं। O2 एक गैस होती है, सभी जानते हैं, इसे हम G से लिखेंगे। और CO2 भी एक गैस है, इसे भी हम G से ही लिखेंगे। अगला है जल का निर्माण। जल का निर्माण में देखिए 2H2O + O2। H2 आप सब जानते हो हाइड्रोजन गैस। O2 आप सब जानते हो ऑक्सीजन गैस। 2H2O आप सब जानते हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। क्या है? जल का मतलब जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल आप सब जानते हो
एक द्रव्य होता है और इस द्रव को कहते हैं इंग्लिश में लिक्विड, तो इसे एल से लिखेंगे। पहली अभिक्रिया पढ़ी थी हमने संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद आती है दूसरी वियोजन अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे आप। वियोजन का अर्थ होता है टूटना और वो था संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। दोनों एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं हैं। इसमें क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए। ये अभिकारक टूटकर दो या दो से भी अधिक उत्पाद में बदल गया है। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अभिकारक तो होगा एक और वो उत्पाद में कई उत्पाद में बदल सकता है। इसका अर्थ ये ही है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो वहां पर वियोजन अभिक्रिया होगी। बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे थे और यहाँ पर एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया में ऐसा होता है। और वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती है। ऊष्मीय वियोजन, मतलब ऊष्मीय वियोजन का अर्थ है ऊष्मा के द्वारा टूटना। वैद्युत वियोजन का अर्थ है वैद्युत के द्वारा टूटना। और प्रकाशीय वियोजन का अर्थ होता है प्रकाश प्रवाहित कराने पर, अर्थात प्रकाश में रखने या प्रकाश देने पर जो वियोजन होता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तीनों को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, तो वियोजन अभिक्रिया आपको बताई थी 3 प्रकार की है। उसमें देखिए, पहली थी ऊष्मीय वियोजन। आप जानते हैं ऊष्मीय वियोजन का अर्थ होता है ऊष्मा के द्वारा वियोजन किया गया। डेफिनेशन देखते हैं। अभिकारक का ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। कोई अभिकारक है, अगर अभिकारक को हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने के कारण अगर उसका वियोजन होता है तो वहां पर ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। CaCO3 को जब ऊष्मा देंगे तो वो CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला है वैद्युत वियोजन का अर्थ है वैद्युत धारा प्रवाहित कराने पर अगर किसी अभिकारक का वियोजन होता है तो वहां पर वैद्युत वियोजन कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर वियोजन हो रहा है तो वहां पर वैद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। 2H2 विद्युत धारा प्रवाहित कराई तो H2 प्लस O2, अर्थात जल में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें रिलीज होंगी। अगला है प्रकाशीय वियोजन, अर्थात प्रकाश, सूर्य का प्रकाश देने के कारण किसी अभिकारक को अगर हम सूर्य का प्रकाश देंगे और उसका वियोजन हो गया तो अर्थात वहां पर ऊष्मीय वियोजन होगा। जैसे डेफिनेशन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, अर्थात सूर्य के प्रकाश से अगर कोई अभिकारक का वियोजन हो रहा है तो वहां पर प्रकाशीय वियोजन होगा। उदाहरण देखते हैं। AgCl सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो Ag 2Ag प्लस 2Cl में बदल जाएगा। स्टार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात जो परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अर्थात ये जो अभिक्रिया है 2AgCl और सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस 2Cl, इस अभिक्रिया के द्वारा श्याम श्वेत फोटोग्राफी की जाती है। अर्थात इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करने में किया जाता है। ये पूछा जाता है अक्सर, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी करने में किया जाता है। पूरी अभिक्रिया पूछता है, इसलिए इसको नोट लगा लेना और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। अगली अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं। इसमें विस्थापन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना। तो डेफिनेशन के द्वारा अच्छी तरह समझ लेते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। अर्थात जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देगा और उसकी जगह खुद चला जाएगा और वो दूसरा तत्व है वो आगे जाके अलग हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। Fe जो होता है लोहा, लिख देता हूं मैं।
CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। FeSO4 होता है लोहे का सल्फेट। CuC होता है कॉपर। देखते हैं यहाँ पर Fe है लोहा, और लोहा है वो अधिक क्रियाशील तत्व है। याद रखना बिल्कुल, लोहा अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर की बजाय लोहा अधिक क्रियाशील तत्व है। तो अधिक क्रियाशील तत्व, और यहाँ पर Cu जो कॉपर है वो कम क्रियाशील तत्व है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। यही है ना डेफिनेशन, जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। अर्थात यहाँ पर जो लोहा है वो कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा। देखिए यहाँ पर अगली हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी, उसमें एक अभिकारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो रहा था, और इसमें है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो अभिकारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होगा। कहने का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद है, उत्पादों का जो निर्माण होगा वो दो आयनों के मध्य आदान प्रदान से होगा। अर्थात जो दो आयन है जब आपस में आदान प्रदान करेंगे तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं। देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर सोडियम के साथ सल्फेट का आयन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर बेरिलियम के साथ क्लोराइड का आयन जुड़ा हुआ है। ये आयन यहाँ पर आकर दोनों ही विस्थापित हो गए एक दूसरे से। देखिए यहाँ पर सल्फेट के साथ जुड़ा है सोडियम आयन, और यहाँ पर सल्फेट के साथ बेरिलियम जुड़ चुका है। क्योंकि ये Na है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, और जो Ba है वो कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए इसने इसको इसके स्थान से विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पर Na की जगह आ चुका है Ba, और जो Ba है उसकी जगह आ चुका है Na। दोनों एक दूसरे से आपस में विस्थापित हो गए। दोनों जगह विस्थापन होने के कारण यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखते हैं हम आगे। BaSO4 का सफेद एविले अवक्षेप का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में जो ये BaSO4 है श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। ये श्वेत अवक्षेप क्या होता है, देखिए चित्र के द्वारा समझाते हैं इसको। जैसे ये अभिक्रिया संपन्न होगी तो यहाँ पर जब संपन्न होने के बाद देखते हैं हम, जैसे जल में, ये जल है, जल में ये BaSO4 का जो सफेद अवक्षेप है जो एविले रहता है। अर्थात अगर BaSO4 को हम जल में डालेंगे तो ये जल में घुलनशील नहीं होगा। ये जल में घुलने के बाद कुछ देर बाद में नीचे की तरफ बैठ जाएगा। इसका कलर होता है सफ़ेद, तो नीचे सफ़ेद सफ़ेद ये बैठ जाता है, इसलिए एविलेस अवक्षेप कहा है, सफ़ेद एविले अवक्षेप कहा है। अगला पांचवा टॉपिक है हमारा उपचयन और अपचयन। तो इसे समझते हैं हम। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। देखिए उपचयन क्या होता है, पदार्थ में O2 की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन कहलाता है। अर्थात कोई पदार्थ है उसमें O2 की वृद्धि हो रही है, या फिर दो कंडीशन लागू होती है, या तो O2 की वृद्धि होनी चाहिए या फिर हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए, वहां पर क्या होगा, उपचयन होगा। अगला है अपचयन। अपचयन क्या होता है, देखिए पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, यहाँ पर दो कंडीशन लागू हो रही है, या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होनी चाहिए या फिर O2 की कमी होना, या फिर O2 की कमी होनी चाहिए, वहां पर क्या होगा, अपचयन। उदाहरण के द्वारा देखते हैं, C+O2 = CO2। यहाँ पर C किस कार्बन के साथ, यहाँ पर O2 ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पर जाकर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए और ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, उपचयन। तो यहाँ पर क्या होगा, उपचयन। और इसमें Cu+H2 उसमें देते हैं Cu+H2, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर आकर कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट चुका है। इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पर कमी। तो ऑक्सीजन की कमी होने पर पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो तो वहां पर क्या होगा, अपचयन। तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन। अगला टॉपिक है हमारा, दैनिक जीवन में हमारे कौन कौन सी उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं जो हम देखते हैं, हमें देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं हम, पहली है
संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण का अर्थ होता है संचारित होना, संचारित होना या फिर धीरे 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 करके टूटना। परिभाषा के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब धातु संचारित हो जाती है। कि कोई धातु है जो आर्द्रता या नमी वाला स्थान होता है, आर्द्रता का मतलब वायु या फिर वायु, पानी या मतलब जल या फिर कोई अम्ल जिसके संपर्क में आ जाती है तब वह धातु संचारित हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई धातु नमी, पानी, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाएगी तो वो धीरे धीरे संचारित होने लग जाएगी। उदाहरण से अच्छी तरह समझ लेते हैं। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण अभिक्रिया है। आपने देखा होगा कि आपके लोहे की खिड़कियां, दरवाजे होते हैं, उन पर एक नमी या आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आने से एक भूरी भूरी परत आ जाती है, उसे हम जंग कहते हैं, जंग या जर कहते हैं, वो लग जाती है। और जंग लगने पर धातु धीरे धीरे संचारित होने लग जाती है, अर्थात गलने लग जाती है। अर्थात उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उपचयन होता है। उपचयन होकर जो Fe है वो धीरे धीरे हटता चला जाता है और धातु जो पूरी है वो संचारित हो जाती है और धातु बिल्कुल गल जाती है, कोई काम की नहीं रहती। अगला है चांदी पर काली परत। जो चांदी होती है, चांदी तो आपने देखी होगी, उस पर भी क्या है, काली काली परत आ जाती है, वो संचारित होती है, तब चांदी पर भी एक काली परत आ जाती है। अगला है तांबे पर हरी परत। तो तांबा होता है, जब वो संचारित होता है उस पर एक हरी हरी परत आ जाती है। उस हरी परत के आने से हम समझ जाएंगे कि जो तांबा है वो संचारित है या फिर पुराना है। इससे ये भी पता लग जाता है हमें, जैसे कि कोई लोहा है, अगर उस पर जंग लगी हुई है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वह बहुत दिन पुराना है, इसलिए वह थोड़ा बहुत संचारित हो गया है। अगला है टॉपिक हमारा विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या होता है, परिभाषा समझते हैं। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिसे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई तेल युक्त पदार्थ होता है, जो तेल युक्त पदार्थ अगर वो वायु के आदि के संपर्क में आ जाएगा तो उसके गंध में परिवर्तन हो जाएगा, उसके स्वाद कुछ अलग अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो धीरे धीरे खराब सी होने लगती है। जैसे कि आप देखते हैं चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट में हवा भरी जाती है, हम सोचते हैं कि ये हवा इसलिए भरी जाती है ताकि हमको लगे कि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में चिप्स है, लेकिन वो इसलिए नहीं भरी जाती है। उसका एक रीज़न है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें वो हवा भरी जाती है ना, वो हवा होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु भरी जाती है उसमें, क्योंकि नाइट्रोजन है वो चिप्स आप जानते हो तेलीय होती है, वो तेल में तली हुई होकर आती है और उनके संचारित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो नाइट्रोजन गैस है वो उनको अधिक समय तक, लंबे समय तक संचारित होने से बचाती है, इसलिए उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे कि दाल है, दाल देखते हैं, दाल एक अच्छा उदाहरण है। दाल को हम गर्मियों के दिनों में ज़्यादा समय तक खुला नहीं रख सकते, वो क्या है तापमान के साथ, जैसे तापमान के संपर्क में ज़्यादा आने पर, ज़्यादा देर रहने पर वह खराब होने लगती है और संचारित होने लगती है। और संचारित होने से बचाने के लिए हम उसे फ्रीज़र में रखते हैं, उससे वह लंबे समय तक चल जाती है और संचारित होने से बच जाती है। संचारित होने का पता कैसे चलता है कि संचारित हो गए, उससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। अगर किसी खाद्य पदार्थ के स्वाद या गंध में परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे संचारित होने लग गया है। तो अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और ब्रैकेट में तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। तो पहली है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी का मतलब है जैसे कि अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया होने पर, अभिक्रिया संपन्न होने पर ऊष्मा भी निकले या ऊष्मा रिलीज हो तो वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन से अच्छी तरह देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, कि अभिक्रिया संपन्न होने पर उत्पाद बन रहा है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा तो वहाँ पर ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होगी। उदाहरण देखते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 + O2 = CO2 + H2O + ऊष्मा। जैसे देखो, जैसे अभिक्रिया
मीथेन की अभिक्रिया जब O2 के साथ करवाएंगे, मतलब कि प्राकृतिक गैस है, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे तो CO2 गैस जल और ऊष्मा बनेगी। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो सभी गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने G, आप जानते होंगे कि जो H2 है वो तो एक लिक्विड पदार्थ होता है, फिर भी मैंने G लिखा है यहाँ पर। आप सोचेंगे ये गलती से हो गया होगा, नहीं ये गलती नहीं है। ये तीर का निशान जो ऊपर की तरफ जाता है, इसका मतलब होता है कि पदार्थ जो है वो वाष्प के रूप में है। यहाँ पर ये H2O जल है, लेकिन जल किसके रूप में है? वाष्प के रूप में। वाष्प आपको पता है ऊपर जाती है, इसलिए यहाँ पर ऊपर का निशान लगा है, तो वाष्प के रूप में जाएगा तो वाष्प एक गैस ही होती है, इसलिए यहाँ पर G लिखा है। अगला देखते हैं ऊष्मशोषी अभिक्रिया। डेफिनेशन ऊष्मशोषी का अर्थ होता है ऊष्मा का अवशोषण करना। जैसे कि किसी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उसे ऊष्मा दी जाए, हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा था ऊष्मीय वियोजन, उसमें हम अभिक्रिया को ऊष्मा दे रहे थे, तब अभिक्रिया में अभिकारक टूट कर और अभिकारकों में परिवर्तित हो रहा था। देखिए डेफिनेशन से अच्छी तरह समझते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ऊष्मशोषी अभिक्रिया होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और वैद्युत वियोजन पढ़ा था हमने। ये ऊष्मशोषी जो अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये पूरी अभिक्रिया का उदाहरण एक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में भी हम पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा देते हैं, और प्रकाश, विद्युत ऊर्जा देने पर और ऊष्मा देने पर ही यहाँ पर भी अभिकारक टूटता है, और ऊष्मा उसे दी जाती है तभी वह टूटता है। इसी अभिक्रिया को ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मशोषी का अर्थ होता है ऊष्मा अवशोषित करके अभिकारक है वो उत्पाद में बदलेगा, और ऊष्मा अवशोषित कौन से वियोजन में करता है? ऊष्मीय वियोजन में, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन में। तो ये वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। चैप्टर हो चुका है हमारा पूरा। कल अगली क्लास में पढ़ाएंगे हम पाठ 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण।